देखो सबसे पहले ना, अगर मेरी बात सुनते जाना, इसमें देखने वाला कुछ भी नहीं है, बस मेरी बात सुनते जाना, ठीक है। अगर अपन देखें कि यार बेटा सेल साइकिल, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है। तो सेल साइकिल मतलब हमारे जो भी सेल है वो क्या बनाते हैं मिलके, टिश्यू, टिश्यू बन के बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं, बॉडी। तो इस चैप्टर में हमने जो बेसिकली देखा था वो क्या देखा था, कि वो जो आखिर सेल है ना, वो सेल कैसे बनता है, और वो पूरी जो सेल साइकिल है आखिर वो कैसे होती है, और क्या क्या स्टेज है जिसको उससे गुजरना पड़ता है। तो बेटा टाइम पे भी ज्वाइन किया करो थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो जो सेल साइकिल है, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में हो गया, खत्म हो गया, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। और वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्या है जो आपने इस चैप्टर में देखा है, ठीक है। चलो, तो देखो बेटा, सबसे पहले जो सेल साइकिल है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होती है। किसी के लिए 24 आवर होगी, तो किसी के लिए 90 मिनट होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह्यूमन सेल की है ना, आपकी सेल साइकिल कितने टाइम की होती है, तो आपको बोलना है 24 आवर। 24 आवर बेटा, है ना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ईस्ट की कितनी होगी, तो क्या बोलोगे, 90 मिनट। 90 मिनट। तो यार अब देखिए क्या होता है, जो सेल साइकिल है ना उसके कुछ फेजेस हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल सबसे पहले दो फेजेस में डिवाइड होता है, एक होता है इंटरफेस और एक होता है एम फेज। ठीक है। तो अब जो दो एम फेज होती है, उन दो एम फेज के बीच में एक आता है इंटरफेस, यानी कि पहले एम फेज, फिर इंटरफेस, फिर वापस से एम फेज। तो यार अब जो इंटरफेस है उसके अंदर क्या क्या हो रहा है और एम फेज में क्या क्या हो रहा है वो सेपरेट में देखते हैं। तो इंटरफेस में अगर आपको याद हो, तो वो स्टेज है जब हमारा डिवीजन नहीं हो रहा है, लाइक हमें जो चीजें हैं डिवाइड करवाने के लिए तैयार करवानी है, तैयारी चल रही है, इट्स लाइक सब्जी बनानी है, सब्जी काट कूट के उसको अभी तैयार कर रहे हैं, राइट। वो इंटरफेस वाला फेज है। अब जब हमारा फेज होता है, क्या बेटा, रेस्टिंग फेज होता है। रेस्टिंग फेज, हाँ। और जो एम फेज है वो की एक्चुअल जब डिवीजन होता है वो होता है। तो देखो एम फेज के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इंटरफेस के बारे में देखते हैं। सबसे जो लंबा फेज होता है जिसको अनडिवाइडिंग फेज कहते हैं, 95% टाइम जो चल रहा होता है वो सिर्फ इंटरफेज होता है। बाकी जो 5% बच जाता है ना वो क्या होता है, हमारा फेज होता है, जिसको हम डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। तो यार देखो इंटरफेस के वक्त ना, हम सबसे पहले बोले तो ये 3 फेजेस में डिवाइड होता है, G1, S और G2। G2। देखो अब G1 जो फेज होता है जिसको गैप वन फेज भी बोलते हैं, उस वक्त देखो सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली काफी ज्यादा एक्टिव होता है, कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। पर आपको जो यहाँ पे याद रखने वाली बात है ना, वो ये है कि इस वक्त जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं करता है। आपसे अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बेसिकली देखो ये रिवीजन लेक्चर है, तो मैं आपको चैप्टर समझाने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से उठेंगे। तो जैसे गैप वन है तो आपसे पूछ लिया जाएगा G1, S और G2, अब इनमें से बताओ कि रेप्लिकेट डीएनए कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा। क्या G1 में रेप्लिकेट होता है डीएनए? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। बट इस वक्त जो सेल है वो अपने साइज में इंक्रीज होता है, जो सेल ऑर्गेनली होती है वो भी अपने साइज में इंक्रीज होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सेल ऑर्गेनली यहाँ पे साइज में इंक्रीज नहीं होता, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल। बस ये 3 ऑर्गेनली है सेल ऑर्गेनली जो साइज में इंक्रीज नहीं होते इस वक्त, सिर्फ इस वक्त जो साइज में इंक्रीज नहीं होते उनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल। बाकी सब सेल ऑर्गेनली ग्रो करते हैं। सॉर्टेड। मैम गोल्गी अपैरेटस भी नहीं होता ना? बेटा गोल्गी अपैरेटस ग्रो करता है, यहाँ पे मैंने तो सिर्फ 3 बताया ना, ये नहीं करता है, ठीक है। मैम एक क्वाइसेंट स्टेज भी होता है। हाँ वो भी आएगा, रुको रुको, आएगा आएगा आएगा। तो अब इसके बाद जीवन के बाद आता है एस फेज। एस फेज के अंदर एक्चुअल आपका जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ना वो होने वाला है। तो ये रेप्लिकेशन से आप क्या समझते हो मुझे बताएगा?
मैम एक जैसा Divide कॉपी बन जाना। नहीं, एक्चुअली मैम डबल हो जाता है डीएनए। नहीं। क्या डबल हो जाता है डीएनए? नहीं, रेप्लिकेशन का मतलब होता है आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसका कॉपी होना, इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होना। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो डीएनए है ना, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं, तभी तो हम उन डीएनए को आगे भेजते हैं। एक वो जरिया है कि जिसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन को डाल दिया डीएनए के अंदर, और अब वो आगे जब डिवाइडिंग वाली फेज होगी ना, तब डीएनए अलग अलग क्रोमोसोम जो होते हैं, बोलते हैं ना क्रोमोसोम डिवाइड होके एक क्रोमोसोम किसी और के पास जाता है, एक क्रोमोसोम किसी और के पास जाता है। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है हमने उसके अंदर इंफॉर्मेशन कॉपी की है ना। तो ये होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। समझे? यस मैम। अब बात आती है कि यार इसका क्या होगा, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है, इस वक्त क्रोमोसोम का नंबर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। लेट्स से अगर जीवन फेज में मेरा 10C क्रोमोसोम नंबर था, तो मुझे बताओ G2 में कितना रहेगा क्रोमोसोम का नंबर? 10 ही होगा। 10 नहीं होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम होगा। सेम। अगर मेरा जीवन फेज में डीएनए का अमाउंट 10 था, तो मुझे बताओ G2 में मेरा डीएनए का अमाउंट कितना होगा? 20 होगा। 20 होगा। इट विल बिकम डबल, ये डबल हो जाता है। समझे? तो देखो, अब अगर बात करें G2 में क्या होता है यार, G2 तो बहुत सॉर्टेड सा फेज है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है और जो सेल का ग्रोथ होता है वो होता है। ठीक है, आरएनए का भी सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब बात ये है यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनली कौन से ग्रो करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इंक्रीज इन नंबर, साइज में तो वो बढ़ ही रहे थे, यहाँ पे इनका क्या होगा, सेल ऑर्गेनली का नंबर इंक्रीज होगा। क्या होगा? नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है मैम G2 फेज में। हाँ, G2 में। चलो देखो, अभी ना आप लोगों को एक चीज मैं बताती हूँ, आप लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे भी किसी बच्ची ने मेरे से पूछा था माइटोकॉन्ड्रिया, जब जीवन में मैं पढ़ा रही थी, उसने बोला मैं माइटोकॉन्ड्रिया भी तो होता है। किसी ने बोला था ना? हेलो, किसी ने बोला था मैम क्या? कि जब मैं जीवन अभी पढ़ा रही थी तो किसी ने बोला था ना कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया, या किसी ने बोला था कि मैम इसका भी तो कुछ होता है। चलो गॉल्गी अपरेटस का बोला होगा। ठीक है। अभी देखो, आपसे यहाँ पे दो चीजें हैं, एक साइज है और एक नंबर है, दोनों का ध्यान रखना। यहाँ पे साइज की बात हो रही है जीवन में, सेल इंक्रीज इन साइज। जीवन में सेल क्या करता है, सेल ऑर्गेनली जो है वो क्या करते हैं, साइज में भी इंक्रीज होते हैं। और अगर मैं नंबर की बात करूं, ठीक है, तो वो किस में इंक्रीज होते हैं, G2 में। ठीक है, साइज G1 में होता है और नंबर G2 में होता है। इज दैट क्लियर? इंक्रीज। यस तो अब इसके बाद आता है हमारा एक फेज जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। सारा फेज चल रहा है, एक रेस्टिंग फेज आता है। लेट से जब सेल कुछ भी नहीं करता है, बिल्कुल डिवाइड नहीं करता है। लेट से मेरे हार्ट सेल, लीवर सेल, ये ओकेजनली डिवाइड करते हैं। लेट से आज मेरी कोई इंजरी हो गई, अब मुझे उस सेल को रिप्लेस करवाना है ना। एक होता है कि चलो मेरी स्किन है कंटिन्यूअसली टूट रहे, उसकी जो सेल्स हैं टूट रहे हैं, रिप्लेस एक कंटिन्यूअसली एक पीरियडिक टाइम के हिसाब से होने चाहिए। तो ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है। पर वहीं दूसरी तरफ जहां पे मेरी कोई इंजरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उसको तब रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, तब वो G0 फेज से बाहर आते हैं और वो G1 में जाते हैं, S में जाते हैं और G2 में जाते हैं। अदरवाइज वो हमेशा किस में रहते हैं, G0 में। जैसे लीवर सेल हो गए, हार्ट सेल हो गए, ये किस में रहते हैं, हमेशा G0 सेल में, जिसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। तो इसका ये खासियत है कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, बट वो डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, जब तक रिक्वायरमेंट होगी, नो डिवीजन। यस मैम। चलो अब सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस की अगर मैं बात करूं तो बेटा उसमें ना दो फेजेस आते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। चलो कोई मुझे एक सेकेंड, बहुत मैंने रामायण गा दी।
अब मुझे जो नरगिस है वो बताएगी। अच्छा अच्छा नंदनी, ठीक है ठीक है। नरगिस, आप मुझे बताओ कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? हाँ बेटा नंदनी, यू कैन। ओके मैम। सिर्फ कविता, योगिता, अंकिता और प्रिया को आता है? बोलो खुशांजलि। मैम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा रुचिता बताओ क्या होता है कैरियोकाइनेसिस? यस मैम, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस क्या होता है प्रिया भारती? मैम सेल का डिवीजन। मुस्कान परवीन क्या होता है साइटोकाइनेसिस? साइटोप्लाज्म कुछ। योगिता रावत क्या होता है साइटोकाइनेसिस? मैम डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। देखो, तो यार क्या होता है, माइटोसिस में दो फेज आता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के वक्त, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इस वक्त क्या होता है न्यूक्लियस, जैसे सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और साइटोप्लाज्म के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो कैरियोकाइनेसिस में होगा, और जो सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो किस में होगा, साइटोकाइनेसिस में। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं आपके बहुत बढ़िया सा टेबल दे रखा है, तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो, चलो ऐसे नहीं करके दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में सब 4 फेज होते हैं, पहला प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज के वक्त देखो क्या होता है, सबसे लंबा फेज होता है, आपको ये याद रखना है। आपकी जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल है वो उस वक्त क्या होते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट होता है। सो दैट क्या होता है ना, देखो अभी क्रोमोसोम जब कंडेंस होंगे, अभी वो दिखना शुरू होंगे आपको धीरे 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 धीरे। अभी क्रोमोसोम दिखते भी नहीं है, जब वो कंडेंस होंगे, इकट्ठा होंगे, तो वो ये प्रोसेस कहां से शुरू करता है, प्रोफेज से। इस वक्त जो सेंट्रियोल है वो बेटा अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करता है। एक आप देख रहे हो, एक इस तरफ आ रहा है और एक इस तरफ आ रहा है, ठीक है। इस वक्त आपकी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप है, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, और आपके माइक्रोट्यूब्यूल निकलना शुरू हो जाता है, कहां से, एस्टर से निकलना शुरू हो जाता है। अब मेटाफेज के वक्त क्या होता है, वो जो स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हुए थे एस्टर से, वो क्या करते हैं, आपके जो सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर की मदद से आपके जो क्रोमोसोम है उनको एक बीच प्लेट पे अलाइन कर देते हैं, जिसको हम इक्विटोरियल प्लेट भी बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है मेटाफेज, ये सबसे बेस्ट स्टेज होती है जब आप क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस वक्त क्रोमोसोम बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब मेटाफेज के बाद आता है बेटा क्या, एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर होता है ये स्प्लिट होना शुरू करते हैं, और किसको स्प्लिट करना शुरू करते हैं, क्रोमोसोम को। किसको, क्रोमोसोम को। लेट्स से, वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई डोंट नो वेयर माय स्टफ इज। अच्छा यहाँ पे दिख भी रहा है, चलो देखो, लेट्स से अगर मेरे 2 सिस्टर क्रोमेटिड थे, वो हमारे सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे, रुको मैं आपको बताती हूँ ऐसे बना के। चलो लेट्स से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। तो देखो प्रोफेज के वक्त क्या था, हमारा जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम था वो भैया भी तो कंडेंस होना शुरू करेगा, क्या होना शुरू करेगा, कंडेंस होना शुरू करेगा कि दिख जाए। फिर वहीं पे हमारे
एस्टर बनना शुरू करेंगे और माइक्रोट्यूब्यूल बनाना शुरू करेंगे, सो दैट हमारे मेटाफेज पे जब मेटाफेज आए तो ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रो स्पिंडल की मदद से इसको इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाए। ये रहे आपके माइक्रोट्यूब्यूल, वो स्पिंडल फाइबर, क्या कहते हैं हम इसे, स्पिंडल फाइबर। अब देखो एनाफेज के वक्त क्या होता है, ये आपको पता है ना, ये होता है सेंट्रोमियर और ये होता है सिस्टर क्रोमेटिड, हाँ के ना? यस मैम। तो ये जो सेंट्रोमियर होता है ये हो जाता है स्प्लिट, तो जिसकी वजह से ये अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये ऐसे होना शुरू लग जाता है और अपने जब ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं तो ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं टीलोफेज में और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं और अगेन इनमें वापस क्या आ जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है, जो इनके वापस से सेल ऑर्गेनली है वो क्या हो जाते हैं, बनना शुरू करते हैं। ये देखो, दिख पा रहा है आपको? यस मैम। बेटा बिट्टू ये ऑलरेडी है। चलो अब फिर आता है यार साइटोकाइनेसिस, मतलब आप देखो ये जो अपना डायग्राम दिख रहा है आपको टीलोफेज में, दिस अब आपको दिख रहा होगा ये सर्किल वाला स्ट्रक्चर और ये सर्किल वाला, दो न्यूक्लियस तो बन चुके हैं पर सेल में साइटोप्लाज्म अभी एक ही है। तो इस टीलोफेज के वक्त क्या हो चुका है, एक सेल के अंदर आपके दो न्यूक्लियस आ चुके हैं, आ चुके हैं नहीं आ चुके हैं? यस मैम। पर ये कहीं यस मैम। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है, साइटोकाइनेसिस करवाना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो बीच में से है ना, ये बीच में से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको बीच में से क्या करते हैं बेटा, इसको तोड़ देता है साइटोकाइनेसिस की वजह से, जिसकी वजह से पूरे क्या बन जाते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और दो पर्टिकुलर सेल बन जाते हैं जिसके अंदर एक सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस रहेगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो भैया ये तो कहानी हमारी हो गई सॉर्टेड एकदम। तो अब हम शुरू करेंगे किसके बारे में, मियोसिस के बारे में। माइटोसिस बस इतना था। माइटोसिस मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है? मल्टीप्लिकेशन। 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 ये कौन लड़का था जिसने भी मल्टीप्लिकेशन बोला, नाम बोलो। मैम यश। ठीक है, गुड। वही मैं सोचू चलो फाइनली किसी की तो आवाज आई। चलो मियोसिस, मियोसिस मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है? डिवीजन। 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 अगर चलो ये क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगी, मियोसिस को पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है? अब मियोसिस जो है ना, देखो इसके अंदर दो स्टेज होते हैं, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 बहुत ही वाहियात सा प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेज होती है और मियोसिस 2 एज इट इज सेम है, किसके, आपके माइटोसिस जैसा, ठीक है? तो अब कोई मुझे बताएगा मियोसिस में कौन सी फेजेस के नाम होते हैं मियोसिस 1 में? मैम लिपोप्रोटीन, ज़ाइगोटीन और पैकिटीन और डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। वेरी गुड। तो बेटा क्या जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें 5 फेज होती है, पहला लिप्टोटीन, सेकंड ज़ाइगोटीन, थर्ड पैकिटीन, फोर्थ डिप्लोटीन, फिफ्थ डाइकाइनेसिस, ठीक है? तो अब देखो देखो आपके पास ये जो, अगर मैं आपको बोले ना इतना सारा आपको पास पढ़ने का होता है तो मत पढ़ो, सिर्फ मतलब पढ़ने का वो सब पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी वाला पूरा पढ़ना पड़ेगा। हेडलाइन देखो ये जो मेरे पास है, लिप्टोटीन में क्या हो रहा है, हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होना शुरू करेगा, उसका कॉम्पैक्शन होना स्टार्ट होगा। जाइगोटिन के वक्त हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है बेटा, उसका क्या बनेगा, साइनेप्सिस होगा, है ना, और साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोई मुझे बता सकता है साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मैम ये होमोलोगस क्रोमोसोम को अटैच करता है। वेरी गुड। मैंने आपको बताया था ना बेटा साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ऐसे कैसे कर रहे हो यार आप? देखो ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम है हमारे, ठीक है, दिस 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 दिस, और इनको ऐसे जोड़ के पूरा रखता है कॉम्प्लेक्स, ये साइनेप्सिस बन गया,
इसको ऐसे करके जोड़ के जो रखेगा, तो इसको बोलते हैं हम साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही हमारे साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, हमारी क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है। तो अगर आपसे बोले क्रॉसिंग ओवर हमारे जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बने हैं उसमें कब स्टार्ट होगी, तो आपको बोलना है पिकाइटिन में उनकी क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर तो हो गई है। तो डिप्लोटीन में क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उन्होंने क्रॉसिंग ओवर करवा लिया है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया है, तो अब वो क्या करेंगे? सेपरेट होना शुरू करेंगे, सिर्फ उस साइट को छोड़ के जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। और जो क्रॉसिंग ओवर हुई है वो ऑब्वियस आपको एक्स शेप्ड की दिख रही है, तो उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कियास्मेटा। क्या बोलते हैं? कियास्मेटा। ठीक है, और जैसे ही जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा डिप्लोटीन में, और डाइकाइनेसिस में क्या होगा? सिर्फ जो काइस्मेटा बचा था डिप्लोटीन में वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, किसमें? डाइकाइनेसिस में। और जो क्रोमोसोम है वो फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है। जो इनिशियली जैसे हमारे माइटोसिस का प्रोफेज का एंड देखते थे ना, ये वैसा ही है। समझा? यस मैम। ठीक है, चलो, तो ये हमारा प्रोफेज हुआ है। सिर्फ हमारा मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट हुआ है। प्रोफेज के बाद वापस क्या होगा? मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज। तो यार देखो, मैं आपको ना अब इसके लिए क्या दिखाती हूँ, पूरा यहाँ पे करके दिखाती हूँ। प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज। कल का टेस्ट आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। आपकी अभी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा मैटर कर रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? चलो, प्रोफेज फर्स्ट में हमारा ये ऐसा करके स्ट्रक्चर था। लेट्स से मैंने ये बना दिए, स्ट्रक्चर बना देती हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब ये आपस में, ये देखो जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको क्रोमोसोम। मैम हेलो? आपकी स्क्रीन स्टक हो गई। स्क्रीन तक होगा। यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया? प्रोफेज के बारे में हो गया। अब मैं बात करती हूँ किसके बारे में? मेटाफेज के बारे में। तो मेटाफेज में देखो क्या होगा, ये हमारे जो है एक प्लेट पे आके अलाइन कर जाएंगे। कलर दिख रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो, ये हो गया मेटाफेज पे। हमारे ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है सिंगल प्लेट पे आके अपने आप को अलाइन कर लेंगे। और फिर वही एनाफेज में क्या होगा? वापस ये माइक्रो स्पिंडल फाइबर से है ना जुड़े हुए हैं, तो इनका भी स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर से टूटेंगे और टूट के अपोजिट पे जाना शुरू करेंगे। तो देखो, तो टूट के जब अपोजिट में जाना शुरू करेंगे तो एक वाले अलग जाएंगे, जैसे ब्लैक वाले अलग चले गए और रेड वाले अलग चले गए। समझ पड़ रहा है बात? यस मैम। यस मैम। अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर दिए। और जैसे ही टीलोफेज आएगा, सॉरी, कलर शुड बी ब्लैक। टीलोफेज आएगा तो यहाँ पे ये एक ब्लैक वाले इसके अंदर इकट्ठे होके डिसॉल्व हो जाएंगे और रेड वाले इकट्ठे होके इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब इनके बीच में एक स्टेज आएगी जिसको बोलेंगे हम इंटरकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? इंटरकाइनेसिस। जो हमारे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 इन दोनों के बीच एक छोटा सा गैप होता है, उसको हम नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अब यस मैम। प्रोफेज 2 में देखना क्या हो रहा है, सेम। अब प्रोफेज 2 देखो कैसे एकदम सिमिलर है उसके हमारे माइटोसिस के, क्योंकि हम जो माइटोसिस शुरू करते हैं उसके अंदर देखो
हमारा प्रोफेज 1 में तो देखो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ऐसे डबल डबल क्रोमोसोम है कि नहीं है? पर वहीं हमारे प्रोफेज 2 में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बचता है, ऐसे करके ये देखो, अब सिर्फ यही बचा है। ये यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो बेटा एक ये अलग हो जाएगा और एक ये अलग हो जाएगा, दो डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है? यस मैम। तो प्रोफेज 2 में भी देखो क्या होगा, जो हमारे माइटोसिस में हुआ था क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, हमारा जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसॉल्व हो जाएगा, हमारे जो जितने भी ऑर्गेनली थे वो हमारे डिसॉल्व हो जाएंगे, सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और ये अपने आप को ऐसे अरेंज करवाना शुरू कर देंगे, माइक्रोस्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे, एस्टर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। मेटाफेज में ये अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, एक लाइन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। इज दैट क्लियर? और फिर वही एनाफेज में ये स्प्लिट हो जाएंगे, ये देखो ऐसे करके, देख पा रहे हो? यस मैम। और वही टेलोफेज में ये अपने आप को एक तरफ ले जाके वापस डिसॉल्व करवा देंगे। तो क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है इस एनाफेज में जो अलग जा रहा है और इस एनाफेज में जो अलग जा रहा है? यस तो चलो यहाँ पे भी सॉर्टेड है, आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका मियोसिस, और इन द एंड हमारे देखो कितने बन गए, एक मियोसिस से प्रोफेज 1 के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में 2 बने थे सेल, और उसके आगे 2 और बन गए, तो टोटल और कितने हमारे डॉटर न्यूक्लियर बन गए, 4 डॉटर न्यूक्लियर बन गए। इज दैट क्लियर? यस यस चलो। मैम। अभी मेरा ये चैप्टर ये मानो पूरा खत्म हो गया है, तो अब मेरे ना आपसे कुछ सवाल जवाब शुरू होते हैं। हाँ पुष्पांजलि बोलो। मैम एक बार इंटरकाइनेसिस में क्या होता है बता दो। ठीक है, एनीवन नोज व्हाट हैपेंड इन इंटरकाइनेसिस स्टेज? एनीवन? बोलो। इसमें जरा बोलो। मैम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की स्टेज होती है। ठीक है, पर वो स्टेज में क्या चीजें हो रही है और क्या चीजें नहीं हो रही है वो मुझे बताओ। मैम उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है किस चीज से। वेरी गुड बेटा, सबसे पहले ये ना एक गैप है जो लिंक करता है आपके मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को, वो डायरेक्टली जंप ऑफ नहीं कर सकता, तो ये लिंक करता है, एंड इट इज द रेस्टिंग फेज, जिसको हमने जैसे पहले हमने रेस्टिंग स्टेज देखा था, तो ये रेस्टिंग स्टेज है। इस वक्त क्या होगा, थोड़ा सा गैप लेगा मियोसिस 1 के बाद, फिर वो लिंक करेगा मियोसिस 2 को, और ये वो स्टेज है जब डीएनए का रेप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। Is that clear? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आप मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा फेज है जिसके अंदर क्रोमेटिड स्प्लिट होते हैं? मैम एनाफेज। मैम एनाफेज। एनाफेज एनाफेज। एनाफेज। मैम एनाफेज। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, मैं बहुत मारूंगी। ऐसा कौन सा स्टेज है जब क्रोमेटिड स्प्लिट होते हैं? दो फेज है, एनाफेज 1 और एनाफेज 2, दोनों अलग अलग फेज है बेटा। एनाफेज 2 में। मैम एनाफेज 2। एनाफेज 2। एनाफेज 2। एनाफेज 2 में। और ऐसा कौन सा फेज है जब क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं? एनाफेज 1। एनाफेज 1। एनाफेज 1। मुझे लगता है आना पड़ेगा मुझे तुम्हारे पे लाइन पे। ठीक है, मुझे दिशा राजपूत, आप अब मुझे बताओ कि अपना जो प्रोफेज 1 होता है उसके अंदर कितने फेजेस होते हैं?
बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं थी। And I just make you guys revise right now. प्रिया भारती बताओ बेटा। मैम लैप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, अंकिता गुप्ता मुझे ये बताओ कि साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स किसको जोड़ता है, मतलब किसके बीच में कॉम्प्लेक्स बना रहा है? मैम 2 सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में। उन सिस्टर क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? मैम मैं बताऊं? बोलो बेटा। मैम होमोलोगस क्रोमोसोम। वेरी गुड बच्चा, ठीक है। और अब मुझे ये बताओ, एक आकाश कुमार, एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है जो कि एक्स शेप्ड का नजर आता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बेटा ऐसे अगर आंसर नहीं दोगे ना तो मैं सही बता रही हूँ, घर में घुस के मेरे को पिटवाना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चे जिनके हाथ कंटिन्यूसली रेज ही है कि आप हमसे कुछ ही क्वेश्चन पूछ लो, हम तो तैयारी बैठे हैं। ये योगिता हो गई, कोमल हो गई, यश हो गया, मुस्कान हो गई, प्रिया, अंकित, अनम, बिट्टू, खुशांजलि, कविता, लाइक कुछ पूछ लो, हम तो तैयारी बैठे हैं। और बाकी सब क्या कर रहे हैं? मेरी शक्ल देखना है? व्हाट इज दिस डिप्लोटीन बेटा? मैम मैं बताऊं? नहीं कोमल, आप कुछ बता रहे? मैम एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है ना। क्या? मैम एक्स शेप स्ट्रक्चर। हाँ, वो एक्स शेप स्ट्रक्चर का ही नाम पूछ रही हूँ मैं, क्या नाम होता है उसका? मुझे बताएंगी? हाँ, इसको कहते हैं, हाँ नरगिस, यू कैन, उसको हम कहते हैं क्या? क्लेज़मेटा। अच्छा आप मुझे ये बताओ, क्या कोई एक ऐसी स्टेज है जिस वक्त लीवर सेल और जो हार्ट सेल होते हैं वो उस स्टेज को डिनोट करते हैं? यस मैम। यस मैम। नाम बोलो मुझे। मैम क्रिसेंट स्टेज, जीनोट। क्रिसेंट स्टेज। उसको बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। ह्यूमन के जो सेल्स हैं उसका लाइफ स्पैन कितना होता है सेल साइकिल का? मैम 24 आवर्स। 24 आवर्स। ये शिवानी, यस गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, ईस्ट सेल का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? मैम 90 मिनट। 90 मिनट। अच्छा चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन है, लेट से मेरे को हार्ट अटैक आया था और मेरा हार्ट फेल हो गया था और काफी कंडीशन मेरी खराब हो गई है, ठीक है? तो यार अब मुझे ये बताओ, उस कंडीशन के बाद जो मेरी सेल साइकिल है उसमें कौन कौन से फेजेस होंगे? लेट्स से मेरा हार्ट अटैक आया था, एक सेकेंड में फिर से रिपीट करती हूँ, मेरे को हार्ट अटैक आया था, ठीक है? हार्ट अटैक आने के बाद अब मेरे सेल्स को वापस बनना है, तो मुझे उन सेल्स का जो बनना है, मेरे सेल्स तो खराब हो गए, तो अब हार्ट अटैक के बाद अब मेरे जो सेल्स हैं जो खराब हो गए थे ऑक्सीजन की कम सप्लाई की वजह से और ब्लड की कम सप्लाई की वजह से, तो मुझे कृपया करके उस इंटरफेस के स्टेजेस के नाम बताओ। मैम मैं बताऊं? बोलो। नहीं अनम, आप नहीं, आपको तो आता है ये, ठीक है? प्रिया भारती। G1 में G1 फेस, S फेस और G2 फेस। अच्छा वेरी गुड। देयर इज नथिंग टू उसका जी नॉट से लेना देना, क्योंकि मेरे को हार्ट अटैक आया था इसलिए उसको जी नॉट से बाहर आना पड़ा। अगर हार्ट अटैक आता ही नहीं तो वो हमेशा किस में पड़ा रहता? जी नॉट में पड़ा रहता। ओके, अगर मेरा लीवर खराब हो गया है, नहीं चलो, अगर मेरा लीवर सेल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, लीवर के कोई भी मेरे सेल खराब नहीं हुए हैं, तो क्या लीवर सेल को जी नॉट से बाहर आने की जरूरत पड़ेगी? नो मैम। नो मैम। नो मैम।
ठीक है, तो मतलब अभी अभी क्विसेंट स्टेज क्या हो चुका है उसको तो आप लोग आई थिंक समझ चुके हो, है ना? यस मैम। अच्छा, यस मैम। यस मैम। अब आप मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा स्टेज है जिस स्टेज में सबसे ज्यादा जो क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी की जा सकती है मॉर्फोलॉजी की? मैम मेटाफेज। मैम मेटाफेज। 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 अब मुझे मैम मतलब सबसे माइटोसिस का मेटाफेज। माइटोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? इंटरफेस। मैम प्रोफेज। इंटरफेज। होता है। कौन था ये इंटरफेस? जरा मुझे हाथ रेज कर दो अब तो। मैंने तो प्रोफेज बोला था। नहीं, जो भी है इंटरफेस बोला था, बस वो एक बार हैंड रेज कर दो, मैं उनको बहुत अच्छे से निहारना चाहती हूँ। प्रिया और योगिता, बेटा कितने 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 बार मैं आपको क्लास से उठा के बाहर फेंकू, जरा बताना। शान से हाथ और ऊपर कर रहे हो है। मैंने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, सुनना, क्वेश्चन पूछा कि माइटोसिस में सबसे लंबा फेज कौन सा है? इन्होंने जवाब दिया इंटरफेज। नो कैसे मैम, बेटा? मैंने नहीं दिया। मैम प्रोफेज बोला था। अच्छा, पी फॉर प्रोफेज, ओके ठीक है, कोई तो बोला था, ये शायद बिट्टू ही बोली थी, ये जो जो चुपचाप से आंख से निकल गई है। नो मैम। ठीक है, हो सकता है, मुझे ही ऐसा लगा हो, है ना? बुढ़ापा है, कान खराब हो ही रहे हैं, शायद में दिमाग भी खराब हो ही रहा है ना? बोला था लेकिन किसी ने। नहीं, कल को तो तुम बोल दो बूढ़ी हो रही हो तुम मैम, है ना? अभी तो तुम्हारे कान खराब हो रहे हैं, साथ में तुम्हारा दिमाग भी खराब हो रहा है। ठीक है, चलो, अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी मेरा हो नहीं सकता, अभी तो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी बात करते हैं हम किसकी, सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है? मैम एनाफेज। एनाफेज। इक्वेटोरियल प्लेट क्या होता है? मैम जहाँ पे क्रोमोसोम जहाँ पे आकर के क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं मीटा फेज में। मैम जहाँ इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं सारे। गुड गुड गुड। तो ये जो हमारे आपके स्पिंडल फाइबर जो हैं, जो ये अलाइन करते हैं आपको एक प्लेट पे, वो किससे रिलीज होते हैं? स्ट्रक्चर होता है जहां से वो रिलीज होते हैं? एस्टर। मैम एस्टर। मैम ऐसा। एस्टर। ये बेटा एस्टर का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में शुरू होता है? जवाब दो, माइक ऑन करके हवा मार मार के मैम छोड़ रहे हो। मेटाफेज। मैम प्रोफेज। क्या होता है बेटा? कोमल कोमल, कौन से फेज में शुरू होता है एस्टर का फॉर्मेशन? मैम प्रोफेज की एंडिंग में। मैम प्रोफेज। वेरी गुड, वेरी नाइस, इन द एंड ऑफ प्रोफेज, वेरी नाइस। ठीक है, अगर प्रोफेज में भी बात आती है ना, तो अर्ली प्रोफेज अलग होता है और लेट प्रोफेज अलग होता है। अर्ली प्रोफेज में और लेट प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट होते हैं, कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है? मैम अर्ली प्रोफेज में पहले न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होता है, फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और लेट प्रोफेज में वो पूरे पूरे फॉर्म हो जाते हैं, दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वो एस्टर फॉर्म होता है और माइक्रोस्पिंडल फॉर्म होना शुरू होता है। बट ये आपने बिल्कुल सही बोला, बट जहां पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी वो ये कि क्रोमोसोम बनना शुरू होता है, नहीं, ये नहीं बोलना है। क्रोमोसोम फॉर्मेशन इज अ डिफरेंट थिंग, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप क्या बोलोगे? क्रोमोसोम का क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है बेटा? यस मैम। तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत एक जो टर्म है वो बहुत मैटर करता है। आई थिंक अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मुझे ये बताओ माइटोसिस, अच्छा, एक सेकेंड, मुझे ये बताओ, एक कोई डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल कौन कौन से मोड से
माइटोसिस, मियोसिस, दोनों में से एक से किस मोड से अपने आप को परफॉर्म करेगा? एक डिप्लॉइड सेल में क्या क्या हो सकता है? मैम Mitosis और डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो सकता है। Yes, ma'am. ईशा क्या होगा बेटा? ठीक है, मुझे बताओ ज्योति क्या होगा उसके अंदर? मैम दोनों हो सकते हैं डिप्लॉइड सेल में, माइटोसिस ठीक और है, मियोसिस। तो मुझे बताओ अगर कोई हैप्लॉइड सेल है उसके अंदर क्या होगा अंजलि कुमारी? प्रिया भारती? माइटोसिस। ये क्या बेटा, सिर्फ क्या ये वाला टॉपिक क्या सिर्फ मेरे बच्चों ने पढ़ाएगा और किसी ने नहीं पढ़ा क्या ये वाला चैप्टर टॉपिक? मैम मियोसिस हो सकता है। अंकिता, हैप्लॉइड में क्या होगा? हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा या मियोसिस मैम होगा? मियोसिस होगा। भाई साहब, एक तो बच्चा अरे बेटा बेटा नेहा मैम ने आपको पढ़ाया होगा, एक बच्चा तो हाथ ऊपर करो यार। मैम सही बताया ना कि गलत? अभी बताते हैं आपको। मुझे ज्योति बताओ मैम माइटोसिस होगा। क्यों होगा बेटा माइटोसिस? मैम क्योंकि हैप्लॉइड सेल में सिंगल वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर उसमें मियोसिस होगा तो वो कितने 13 हो जाएंगे और उसमें उसका सर्वाइवल नहीं होता मियोसिस में, तो इसीलिए सिर्फ माइटोसिस होगा। वेरी गुड बच्चे, क्या कर रहे हो? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर आपका ये कंसेप्ट उड़ा हुआ है ना बच्चा, पट्टी सुन रहे हो जिन्होंने मेरे से लेक्चर नहीं लिया, आपका ये चैप्टर किया हुआ बेकार है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आनंद, जैसा कि आपने बोला, तो देखो अगर लेट से कोई भी हैप्लॉइड सेल है तो आपका, मेरा जो क्वेश्चन है ना, ये आपका चैप्टर पढ़ने का समरी है कि आपने क्या सीखा इसमें। ये सीखने के लिए हमने ये चैप्टर पढ़ा था। अगर आपको यही नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है। लेट से मैं आपको स्क्रीन शो कर देती हूँ, देख लो, है ना? और नहीं तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में जाके देखना, मैंने बहुत अच्छे से ये इस पे पूरा लेक्चर लिया है। हाँ बेटा। मैम अटेंडेंस लिंक शेयर कर दीजिए, मेरा नेट ओवर हो गया है। कर रही हूँ बेटा, 2 मिनट। देखो लेट से अगर हैप्लॉइड है तो इसमें एक तो अगर हम मियोसिस करवाएंगे, डिवीजन कराएंगे, तो ये हो जाएगा n/2। क्या हो जाएगा? n/2। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसमें माइटोसिस करवाएंगे तो ये एज इट इज सिर्फ n रहेगा। तो क्या कभी आपने n/2 देखा है किसी को? नो मैम। तो बेटा ये हमारे हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस नहीं हो सकता। वहीं हमारे डिप्लॉइड सेल है, अगर मैं इसमें मियोसिस करवाती हूँ तो ये आधा होके n हो जाएगा। तो यार ये तो हैप्लॉइड कंडीशन तो होती है, हाँ के ना? यस मैम। और दूसरी तरफ Yes, माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस यानी मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो एज इट इज 2n, तो हमारे 2n भी होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिप्लॉइड सेल में मियोसिस भी हो सकता है, माइटोसिस भी हो सकता है। और जो हैप्लॉइड है उसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। नेवर नेवर नेवर, क्योंकि ये कंडीशन कभी नहीं अराइज हो सकती। 2 कंडीशन होती है, एक n और एक 2n। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने मेरे से लेक्चर नहीं लिया है। मैंने इस पे पूरा इसको समझाने के लिए अलग से 2 या 3 लेक्चर लिए हैं बहुत बार, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? यस मैम। चलो, तो दैट्स इट। बाकी कल के लिए ऑल द बेस्ट, और मैं आपको अटेंडेंस लिंक शेयर कर रही हूँ। मैम जब काइस्मेटा फॉर्म होता है तो वहां पर कोई एंजाइम भी वर्क करता है, कैटलिस्ट? हाँ बिल्कुल करता है। बताओ कौन सा एंजाइम आपके केस मेटा बनाने में? हाँ रिकॉम्बिनेस। वेरी गुड।
वेरी गुड मैम हाँ बेटा मैम जो हमारा G2 फेज होता है वहाँ पे मैम जो कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है ना डीएनए उसका क्रोमोसोम का। एनीवन कोमल क्या कहना चाहोगे? मैम क्या पूछा, एक बार और पूछ। आनम ने भाई बेटा पूछा है कि G2 फेज के अंदर क्या हमारा क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो जाता है? नो मैम, वो तो मैम नहीं हूँ। बेटा नहीं होता, अभी तो मैंने अपन को भी मेंशन किया, क्रोमोसोम का अमाउंट विल रिमेन सेम, ओनली डीएनए अमाउंट विल इंक्रीज। ठीक है, ओके याद रखना दोनों में बहुत डिफरेंस है। डीएनए का अमाउंट अगर लेट से G1 में 10 है तो G2 में हो जाएगा 20। अगर अमाउंट 10 है क्रोमोसोम का तो G2 में इट विल रिमेन 10। इज दैट क्लियर? ओके मैम। ठीक है, तो ये अटेंडेंस का लिंक है, इसे भर दो और कल के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में मंडे को। ठीक है, बाय मैम। ओके, बाय 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 एवरीवन। बाय मैम।